हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट अक्टूबर 2024 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज की क्लास नंबर 10 करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम 10 क्लासें कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी ज़रूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इस क्लास में दोस्तों हम कक्षा 6 इतिहास पार्ट 2 आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक को समझने वाले हैं कि आरंभिक मानव का जो दोस्तों सफ़र है वो आखेटक खाद्य संग्राहक से लेकर भोजन उत्पादन तक का जो सफ़र है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में क्लास के अंत में एक कॉमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जो दोस्तों आखेटक या खाद्य संग्राहक लोग थे या आरंभिक मानव थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहा करते थे। ठीक है, ऐसे करने के पीछे दोस्तों कई कारण थे। ठीक है, आइए समझते हैं कि ऐसे करने के पीछे उनके क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो दोस्तों हम 4 कारणों को समझने वाले हैं कि आखेटक या खाद्य संग्राहक या आरंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह तक क्यों घुमा करते थे। पहला जो दोस्तों कारण है वो है भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जब दोस्तों वो बहुत समय तक एक ही जगह पर रहा करते होंगे तो वहाँ का जो दोस्तों भोजन है वो सारा भोजन खाकर वो ख़त्म कर देते होंगे। तो फिर नए भोजन की तलाश में या और भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह तक घुमा करते होंगे या जाया करते होंगे। ठीक है, और दूसरा जो दोस्तों कारण है वो है शिकार करने के लिए इन लोगों को जानवरों के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता था। तीसरा कारण यह कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। तो दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो फल फूल है वो अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते होंगे। ठीक है, अगला जो दोस्तों कारण है, चौथा कारण, लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। जब दोस्तों सूखा पड़ जाता होगा और सूखे पड़ने के समय उनको दोस्तों पानी की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम पुरास्थल को समझने वाले हैं और साथ में पुरातत्वविद को भी समझने वाले हैं। पहले समझेंगे पुरास्थल किसे कहते हैं। ठीक है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां इतिहासकारों को खुदाई में औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। उस स्थल को दोस्तों क्या कहा जाता है, पुरास्थल कहा जाता है। ठीक है, और जो लोग दोस्तों इनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो इतिहासकार होते हैं जिन्हें खुदाई में ये अवशेष मिले हैं, औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं मिलती है, अवशेष मिलते हैं, इनका जो अध्ययन करने वाले होते हैं या अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है दोस्तों, इनके अध्ययनकर्ता को पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है ये समझने वाले हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनसे हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए समझते हैं। अब साथियों हम कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में समझने वाले हैं कि जिनसे हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों हम सबसे पहले पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल और महापाषाणिक पुरास्थल और आरंभिक गांव और आधुनिक नगरों के बारे में हम इनके बारे में समझने वाले हैं कि पुरापाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से थे। ठीक है, और उनसे किस प्रकार के अवशेष मिले, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि नवपाषाण काल के कौन कौन से पुरास्थल से और उनसे हमें क्या क्या अवशेष मिले। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पुरापाषाण काल के जो पुरास्थल है उनके बारे में समझने वाले हैं। और पुरापाषाण काल के जो दोस्तों पुरास्थल है वो 3 पुरास्थल है। ठीक है, आइए समझते हैं मैप में कि वो 3 पुरास्थल कौन कौन से हैं जो पुरापाषाण काल के हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये हमारे देश का नक्शा हो जाएगा और नक्शे में दोस्तों ये कौन सा है, कौन सा राज्य है, इधर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक पूरा स्थल है भीमबेटका। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि भीमबेटका से किस चीज़ के अवशेष मिले, तो दोस्तों यहाँ से शैलाश्रय, शैल का मतलब होता है दोस्तों चट्टान और आश्रय का मतलब होता है जहाँ पर मानव निवास करता है। ठीक है। शैलों के अंदर गुफाओं में दोस्तों जहाँ मानव निवास करता है उसे क्या कहा गया, शैलाश्रय। ठीक है। भीमबेटका से क्या मिलता है, शैलाश्रय। और जब दोस्तों यहाँ पर मानव रहा करते होंगे तो मानव ने यहाँ पर चित्रकारी करना शुरू कर दिया गुफाओं में। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिले दोस्तों, शैलाश्रय और चित्रकला मिली, कहाँ से, भीमबेटका से। अगला जो दोस्तों पुरास्थल मिला है वो है कुरनूल की गुफाएं। ठीक है। और हुंसगी। अगर दोस्तों हम बात करें कि हुंसगी से क्या मिला, तो दोस्तों यहाँ से औद्योगिक स्थल मिले। औद्योगिक स्थलों में दोस्तों जहाँ पर लोग, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाया करते थे या पाषाणों के औजार बनाया करते थे, उन्हें क्या कहा गया दोस्तों, औद्योगिक स्थल। तो ये कहाँ से मिले, हुंगसी से। और हुंगसी दोस्तों कौन से राज्य में पड़ता है वर्तमान समय में, तो कर्नाटक में पड़ता है। अगला है दोस्तों कुरनूल। कुरनूल से दोस्तों आग के अवशेष मिले। आग के अवशेष में दोस्तों यहाँ से क्या मिला, राख मिला। और ये कुरनूल दोस्तों वर्तमान में कौन से राज्य में आता है, तो आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम कुछ नवपाषाण काल के पुरास्थलों के बारे में भी समझने वाले हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से दाऊजोली हेडिंग। ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें दाऊजोली हेडिंग से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों यहाँ से जाइटर और काष्ठाश्म के पत्थर के अवशेष मिले हैं। ठीक है। यहाँ से दोस्तों म्यांमार और चीन जाने का रास्ता भी था। ठीक। और अगले जो दोस्तों नवपाषाण काल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक महागढ़ा से भी प्रश्न पूछा जाता है कि महागढ़ा से किस प्रकार के अवशेष मिलते हैं। तो दोस्तों महागढ़ा से मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान मिलते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि महागढ़ा से किस प्रकार के अवशेष मिलते हैं, तो मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान मिलते हैं। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि महागढ़ा कौन से पाषाण काल का पुरास्थल है, तो दोस्तों नवपाषाण काल का पुरास्थल है। ठीक। और अगला है दोस्तों कोल्डी हवा। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कोल्डी हवा से किस प्रकार के अवशेष मिले। कोल्डी हवा जो यहीं पर दोस्तों ये क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी है, तो कोल्डी हवा से दोस्तों चावल के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों सबसे पहले हम पुरापाषाणिक काल के पुरास्थल के बारे में समझने वाले हैं। इनको हमने चित्र में तो समझ ही लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा इनको लिखित रूप में भी समझ लेते हैं। भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में यहाँ से क्या मिला दोस्तों, शैलाश्रय और शैल चित्र के अवशेष मिले हैं। ठीक है। अगला है कुरनूल। ठीक है। जो दोस्तों कुरनूल की गुफाएं हैं ये कहाँ है दोस्तों, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, और यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। अगला है हुंसगी। दोस्तों ये कर्नाटक में है और यहाँ से औद्योगिक स्थल मिले हैं। और इन औद्योगिक स्थल पर क्या बनाए जाते थे दोस्तों, पत्थरों के औजार या पाषाणों के औजार। बढ़ते हैं आगे क्यों। अगर साथियों हम बात करें शैल चित्रकला की, तो जो भीमबेटका है, भीमबेटका से इस प्रकार की शैलें मिली हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे। इन गुफाओं में दोस्तों लोग रहा करते थे। और जब इन गुफाओं में लोग रहा करते थे तो इन गुफाओं के अंदर दोस्तों लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, चित्रकारी करना शुरू कर दिया। और इसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं, किन राज्यों से मिलते हैं, तो दोस्तों मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से इस प्रकार के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ से दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भीमबेटका कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीमबेटका से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों शैल चित्रकला और शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब होता है दोस्तों, शैल का मतलब चट्टान और आश्रय का मतलब जहाँ पर लोग निवास करते हैं या जहाँ पर मानव निवास करते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका कौन से काल का पुरास्थल है, तो दोस्तों पुरापाषाण काल का पुरातत्व स्थल है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम आग की खोज को समझने वाले हैं। ठीक है। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों कुरनूल कहाँ है, तो दोस्तों कुरनूल
आंध्र प्रदेश में है और यहाँ से किस चीज़ के अवशेष मिले हैं दोस्तों, राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और आगे है आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। जो आरंभिक मानव है दोस्तों, आरंभिक मानव आग का उपयोग या इस्तेमाल बहुत कामों के लिए करते होंगे, जैसे प्रकाश के लिए या मांस भुनने के लिए या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम उद्योग स्थल के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, उद्योग स्थल उन स्थलों को कहा जाता है जहां से पाषाणों के औजार के अवशेष मिले हैं या पाषाण के बनाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, पाषाण का मतलब पत्थर हो जाएगा दोस्तों, जहां पर पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, उद्योग स्थल कहा जाता है। ठीक है, और आगे है दोस्तों, हुंसी से पाषाणों से बने औजारों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस औद्योगिक स्थल से पाषाणों के औजारों के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों हुंसी से मिले हैं। और हुंसी कहाँ है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में है। ठीक, और दोस्तों अगर हम बात करें कि हुंसी कौन से पाषाण काल का पुरा स्थल है, तो दोस्तों ये पुरा पाषाण काल का पुरा स्थल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम समझने वाले हैं कि पाषाणों के उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। पाषाणों से जो दोस्तों औजार बनाए जाते थे, उपकरण का मतलब हो जाएगा औजार। जो दोस्तों पाषाणों से या पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, उनको बनाने के दो तरीके थे। बहुत बार यहाँ से दोस्तों सीटेट में प्रश्न पूछा गया है कि पाषाणों से औजार बनाने के कितने तरीके थे, तो दो तरीके थे। कौन कौन से दो तरीके थे, पत्थर से पत्थर टकराना, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि पत्थर से पत्थर टकराकर पत्थर को नुकीला किया जा रहा है। अगला है दोस्तों दबाव शल्क तकनीक। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, मान लो कि ये एक पत्थर है और इस पत्थर को क्या करना है दोस्तों, नुकीला करना है। नुकीले करने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक छेनी नुमा क्या लेंगे, पैना औजार लेंगे, नुकीला औजार लेंगे और उसको दोस्तों हथौड़े नुमा एक पत्थर से इस पर क्या करेंगे, चोट करेंगे। ठीक है, और जिससे कि ये पत्थर क्या हो जाएगा दोस्तों, पैना या नुकीला हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका प्रयोग वो शिकार करने के लिए क्या करते थे। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम नाम और तिथियों के बारे में समझने वाले हैं और इसमें दोस्तों हम पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को समझने वाले हैं। और इन तीनों पाषाण कालों से दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हर एग्जाम में इन तीनों पाषाण काल से एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न तो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से सबसे प्राचीन पाषाण काल कौन सा था, तो दोस्तों पुरापाषाण काल हो जाएगा। और सबसे नया कौन सा हो जाएगा, नवपाषाण काल हो जाएगा। फिर दोस्तों एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पाषाण काल ऐसा है जिसका टाइम पीरियड सबसे लंबा था। ठीक है, तो दोस्तों जो पुरापाषाण काल है इसका टाइम पीरियड दोस्तों सबसे लंबा था। ठीक है, तो आइए समझते हैं अब तीनों पाषाण कालों के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम पुरापाषाण काल के बारे में समझने वाले हैं। पुरापाषाण काल दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। और अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि पुरापाषाण काल का समय कब से कब तक का था। तो दोस्तों पुरापाषाण काल का समय 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का था। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। ये 3 इसके क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो मानव इतिहास की घटनाएं हैं वो कौन से काल में सबसे ज़्यादा घटी। तो दोस्तों पुरापाषाण काल में मानव इतिहास की 99% कहानियाँ या घटनाएं घटित हुई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम मध्य पाषाण काल को समझने वाले हैं और यहाँ से भी दोस्तों 3 से 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए देखने में हमें टॉपिक छोटा लग रहा है, लेकिन प्रश्न यहाँ से 3 से 4 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों मेसोलिथ के नाम से भी जाना जाता है और माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है और लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं इसका समय, टाइम पीरियड कितने से कितने तक का है। 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का मध्य पाषाण काल का दोस्तों टाइम पीरियड था। ठीक है, और इस काल में औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे।
तो दोस्तों मध्य पाषाण काल के जो औजार है वो आमतौर पर छोटे होते थे, इसीलिए इस काल को किस नाम से, लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता था। औजार छोटे होने के कारण दोस्तों इसको लघु पाषाण काल के नाम से या माइक्रोलिथ काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम नवपाषाण काल को समझने वाले हैं, यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों नवपाषाण काल से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस काल तक आते आते कृषि और पशुपालन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। दोस्तों नवपाषाण काल तक आते आते कृषि और पशुपालन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम बदलती जलवायु के बारे में समझने वाले हैं और यहाँ से दोस्तों सीटेट के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है कि इस बार यूटेट में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं। लगभग 12,000 साल पहले से दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, तो दोस्तों 12,000 साल पहले से जलवायु में परिवर्तन हुए और जलवायु में परिवर्तन होने के कारण गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब दोस्तों गर्मी बढ़ने लगी तो गर्मी बढ़ने से ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा और ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होने से दोस्तों ज़्यादा बारिश होगी और ज़्यादा बारिश होने से दोस्तों घास के मैदान भी ज़्यादा बनने लगेंगे। ठीक है, और अब जब घास के मैदान ज़्यादा बनने लगेंगे तो दोस्तों उससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। आगे है, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। आगे है, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई ही थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये बात हम कौन से काल की कर रहे हैं तो दोस्तों मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 12,000 साल से 10,000 साल तक का जो दोस्तों टाइम पीरियड है वो कौन से काल का है, मध्य पाषाण काल का समय है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि कौन से काल में जो मछली है, मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल तक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में समझने वाले हैं कि आरंभिक मानव ने कि किस प्रकार से खेती और पशुपालन की शुरुआत की होगी। ठीक है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों इस काल में जैसे गेहूँ, जौ, धान जैसे जो अनाज है वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक, और शायद महिला, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है, जब दोस्तों उन्हें अनाजों के बारे में जानकारी होने लग गई होगी कि कब ये अनाज पकता है, कहाँ उगता है, तो धीरे धीरे दोस्तों उनको उनकी जानकारी होने लगी और धीरे धीरे ऐसा करते करते वो खुद भी अनाज पैदा करना सीख गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे। ठीक, अब हम समझने वाले हैं कि आरंभिक मानव किस प्रकार से पशुपालक बना होगा। इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। आगे है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। और आगे है, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। आगे है, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो दोस्तों अक्सर लोग क्या करते थे, ऐसे जानवरों की, जंगली जानवरों से सुरक्षा करते थे जो हिंसक होते हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, भेड़िया हो गया। ठीक है,
और धीरे धीरे दोस्तों वो क्या बन गए होंगे, पशुपालक बन गए होंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम घरेलूकरण की प्रक्रिया और बसने की प्रक्रिया को समझने वाले हैं, तो आइए समझते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यह प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं जो आते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसलें कौन सी उगाई गई या अपनाई गई। तो दोस्तों सबसे प्राचीन या सबसे पहले कौन सी फसलें उगाई गई, तो दोस्तों गेहूं और जौ। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। जानवरों में सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया, उसके बाद भेड़ बकरियों को पालतू जानवर बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू जानवर बनाया गया। तो दोस्तों कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। एक नवीन जीवन शैली। तो दोस्तों इससे पहले हमने समझा कि किस प्रकार से आरंभिक मानव ने कृषि और पशु को पालना सीखा। अब हम समझेंगे कि जब उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी तो अब उनकी जो जीवन की शैली है उसमें दोस्तों बदलाव आने लगे। तो समझते हैं कि कौन से बदलाव आए। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। ठीक है, अब दोस्तों उनको क्या करना पड़ा, पहले तो वो एक जगह से दूसरे जगह तक घुमा करते थे, लेकिन जब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया या पौधों को उगाना शुरू कर दिया या खेती करना शुरू कर दिया तो अब उन्हें एक ही जगह पर ज़्यादा समय तक रहना पड़ा। आगे है कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। ठीक है, तो दोस्तों कटाई के बाद जो अनाज है, अनाज का अब उन्हें जो उपयोग है वो बहुत संभल कर करना पड़ता था। पहले तो दोस्तों वो क्या करते थे, जितना भी जंगल में मिलता था वो खा लेते थे और खाकर पड़ जाते थे, फिर अगले दिन ये प्रक्रिया शुरू कर देते। लेकिन अब जब उन्होंने बसने की प्रक्रिया शुरू कर दी, अब वो कल के बारे में भी सोचने लगे कि कल के लिए भी हमें अनाज भंडारण के रूप में रखना होगा। आगे है अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। आगे है कि अनाज को भंडारण के लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा ताकि वो अनाज को भंडारण के रूप में अधिक समय तक सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम समझने वाले हैं स्थायी जीवन की ओर। अब दोस्तों जो आरंभिक मानव है वो एक स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो गई। कि स्थायी जीवन का मतलब है कि अब उन्होंने अपना घर बार बना लिया। ठीक है, अब वो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं घूमेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस पुरा स्थल में इस प्रकार के अवशेष मिले हैं जहां पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे। दोस्तों कहां से मिले हैं, बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहां है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। गर्त का मतलब होता है दोस्तों गड्ढा और वास का मतलब होता है जहां पर लोग वास का मतलब निवास करते हैं। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस पुरा स्थल से गर्तावास के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों बुर्ज होम से मिले हैं। और बुर्ज होम कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। ठंड में दोस्तों लोग घरों के अंदर खाना पकाते होंगे या गुफाओं में या गर्त में खाना पकाते होंगे, और गर्मियों के समय वो गर्त या गड्ढे के बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इन्हें नवपाषाण काल का माना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि बुर्ज होम किस काल का पुरास्थल है, तो दोस्तों नवपाषाण काल का। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। नवपाषाण काल के औजार पुरापाषाण काल के औजारों से भिन्न थे। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से भिन्न थे। औजारों की धार अधिक पैनी करने के लिए उन पर पॉलिश की जाती थी। तो दोस्तों जो नवपाषाण काल के जो औजार थे वो कैसे हुआ करते थे,
उन पर पॉलिश की जाती थी ताकि उनकी जो धार हो कैसी हो, नुकीली हो। ठीक, और आगे है ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ये हम देख सकते हैं नवपाषाण काल के जो औजार हैं इन पर आप देख सकते हैं कि ये पॉलिश भी की गई है। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है नवपाषाण युग के पुरास्थलों से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। दोस्तों कभी कभी इन पर इस प्रकार से क्या किया जाता था, अलंकरण भी किया जाता था। इस प्रकार से इस पर रंगाई पुताई की जाती थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम मेहरगढ़ को समझने वाले हैं कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में समझने वाले हैं। यहाँ से साथियों बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, लगभग हर यूटेट एग्जाम में या हर सीटेट एग्जाम में या हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और साथ में इस क्लास के अंत में इस क्लास को अपने सभी उन साथियों तक शेयर करेंगे जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। मेहरगढ़, तो दोस्तों बहुत बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो मेहरगढ़ पुरास्थल है वो वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो दोस्तों पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ के जीवन मृत्यु के बारे में हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे देश का मैप है और ये हम देख सकते हैं ये वाला दोस्तों कौन सा देश है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़, यहाँ पर दोस्तों क्या होना था, भेड़ बकरी पालना सीखा। तो दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था कि जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं वहां पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाना आरंभ किया था। ठीक, और वो कहाँ है दोस्तों, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां भी वो यहीं पर है, पाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों हम ये चित्र में भी देख सकते हैं कि मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। आगे है प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम चित्र में देख सकते हैं। आगे है जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। तो दोस्तों इनमें से कुछ कमरे ऐसे होंगे जो संभवतः भंडार के लिए काम आते होंगे, जिनमें वो अपना अनाज को भंडारण के रूप में सुरक्षित रखते होंगे। ठीक है, और आगे दोस्तों मेहरगढ़ के लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो दोस्तों जो मेहरगढ़ के लोग हैं उनकी इस प्रकार की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है, जीवन होता है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते। तो यहाँ पर एक कब्र को दिखाया गया है और कब्र में एक मृतक के साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य सामान भी रखा गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। मेहरगढ़ में ऐसी कहीं कब्रें मिली हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की मेहरगढ़ में बहुत सारी कब्रें मिली। आगे है दोस्तों एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो दोस्तों मेहरगढ़ में एक इस प्रकार की कब्र भी मिली है जिसमें एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। इस प्रकार के दोस्तों क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया। तो दोस्तों जो मेहरगढ़ के लोग हैं वो इस प्रकार की आस्था रखते थे कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है, जीवन होता है। तो इसलिए उन्हें लगता था कि इसे अगर भूख लगेगी तो भूख लगने के बाद दोस्तों ये उठेगा और इसे खा लेगा। ठीक है, तब इसलिए वो मृतक के साथ साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी दफनाया करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। और इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर जरूर करें जिनका इस बार यूटेट का पेपर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।